तो अब ओब्लिक कोलिजन ही करेंगे, लेकिन अब दो मूविंग बॉडी के बीच में करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि पहले वॉल्स के बीच में बता देता हूँ, एक फिक्स वॉल रहेगा और अब मैं दोनों मूविंग बॉडी ले लिया। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ठीक है, और ये देखो क्या ये ओब्लिक कोलिजन होगा, जरा वो रिजल्ट चेक करते हैं। इसका लाइन ऑफ मोशन देखो किधर है, ये है लाइन ऑफ मोशन। इसका लाइन ऑफ मोशन देखो इधर है, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट किधर होगा, तो इसका सेंटर के अलावा अगर ज्वाइन करोगे तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है ना, पैरेलल है, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं है। पैरेलल और एंटी पैरेलल होते तो आप बोलते कि ये दोनों, तो ये दोनों फिर हेड ऑन होता है। अब हेड ऑन नहीं है, ओब्लिक है। ओब्लिक क्यों है, क्योंकि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग अलग है। सही है, तो चलो ये ओब्लिक कोलिजन हो रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो स्टेप मैंने लिख दिया है। तो उसके पहले मैं दो एक्सिस डिफाइन करूंगा। अगर इनके सेंटर के अलोंग, सेंटर से अगर मैं लाइन ज्वाइन करता हूँ ना इनके सेंटर से, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सिस, इसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सिस। और ये वाला एक्सिस क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस। ठीक है, ये नॉर्मल एक्सिस, ये टेंजेंशियल एक्सिस। तो स्टेप नंबर 1, सारे वेलोसिटीज को नॉर्मल और टेंजेंशियल के अलोंग रिजॉल्व कर दो। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा u2 cos थीटा और इधर क्या आ जाएगा u2 sin थीटा। ठीक है, उसी तरह से इधर क्या आएगा और इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा u1 cos थीटा 1, इधर आ जाएगा u1 sin थीटा 1। ठीक है, अब सुनो बात, अप्लाई ऑल कंसेप्ट्स ऑफ हेड ऑन कोलिजन अलोंग नॉर्मल एक्सिस। तो नॉर्मल एक्सिस के अलोंग जो भी आपने हेड ऑन में पढ़ा है वो सारी चीजें यहाँ पे लगा सकते हो, सारे रिजल्ट्स को लगा सकते हो। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो अलोंग नॉर्मल लगेगा। और नॉर्मल कैसे डिफाइन करेंगे, दोनों सेंटर के लाइन के जो डायरेक्शन होगा उसी को बोलेंगे नॉर्मल एक्सिस। तो दोनों सेंटर को ज्वाइन कर दो, दोनों के पॉइंट के सेंटर को लाइन ज्वाइन कर दो और उसी के अलोंग वेलोसिटीज को लोगे और उसी के मोमेंटम कंजर्व करोगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद ई की बात कहाँ करेंगे, ई तो था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो गए, तो क्या कंप्लीट लेंगे या कोई कंपोनेंट लेंगे, तो यस कंपोनेंट लेने वाले हैं। किधर, नॉर्मल के अलोंग, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग ही सारी चीजें ट्रू हो रही है। तो रिजॉल्व ऑल वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सिस, अप्लाई ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ हेड ऑन कोलिजन अलोंग नॉर्मल एक्सिस। E is defined only along normal axis। और टेंजेंशियल एक्सिस का क्या होगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा वेलोसिटी में अगर वो स्मूथ सरफेस है, मतलब इन दोनों का सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो फिर ये वाला कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं होंगे, दोनों ही पार्टिकल के। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स होता है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगता है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही सारी वेलोसिटीज होंगी और वही चेंज करेगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए याद है आपको कि जब आइडेंटिकल बॉडी हुआ करता था, है ना, आइडेंटिकल बॉडी था और एक बॉडी रेस्ट पे था, तो इसको मैं रेस्ट पे ले लेता हूँ। ठीक है, रेस्ट पे ले लेता हूँ, और दूसरा बॉडी जो है वो इसके तरफ जा रहा है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं ये इसकी वेलोसिटी है इधर u, ऐसे। ठीक, तो इसके सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना उसके एंगल थीटा है। ठीक है, तो E गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है E। तो बताओ कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या होगी। ठीक, तो ये मान लो ऐसे जाकर यहाँ पे हिट करता है, ऐसे हिट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर है और हिट कर रहा है। तो इसको स्टडी करने का क्या मेथड है, मैंने कहा ऑल कंसेप्ट लगा दो नॉर्मल एक्सिस के अलोंग। तो इसको आप तोड़ के पहले दो वेलोसिटीज रिजॉल्व कर लो, तो एक वेलोसिटी इधर होगा, एक वेलोसिटी इधर होगा। तो इधर क्या हो जाएगा u cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा u sin थीटा, और E इस तरह रहेगा। ठीक है, अच्छा तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर वाला जो कोलिजन है वो मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ। देखो अब आपको स्टडी ऐसे करना है, ये M हो गया और ये यहाँ पर ऐसे हो गया,
इधर क्या लिखोगे, u cos थीटा, इधर क्या लिखोगे, u sin थीटा, इधर क्या रखोगे, m। ठीक है, ऐसा हो गया। ये जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो आफ्टर कोलिजन मान लीजिए इसकी वेलोसिटी हो गई, ये है 1, ठीक है, और ये है 2, तो इसकी वेलोसिटी हो गई v2, ओके, और इसकी वेलोसिटी हो गई v1, लेकिन सिर्फ इधर ही होगा, ये वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। यही हमने सीखा कि टेंजेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसकी इधर वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u sin थीटा होगी। ये v1 रहा, ये v2 रहा, ये 1 है, ये 2 है, ये बिफोर है और ये आफ्टर कोलिजन है। मैं कह रहा हूं सारे रिजल्ट्स अगर आप लगा सकते हैं, ऑल अप्लाई ऑल कंसेप्ट्स ऑफ हेड ऑन कोलिजन अलोंग नॉर्मल एक्सिस, तो मैं सारे रिजल्ट्स भी लगा सकता हूं जो मैंने पहले डिराइव कर रखा है। तो याद करो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आइडेंटिकल बॉडी है और एक रेस्ट पर है तो v1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, v2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद है आपको, वही आप लगा सकते हो डायरेक्ट। तो v1 को क्या लिखोगे, इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, तो 1 माइनस e/2, याद आ रहा है, इनटू, अब u नहीं होगा क्योंकि आप केवल नॉर्मल के अलोंग ही सारे रिजल्ट लगा रहे हो, तो नॉर्मल वाली वेलोसिटी ही लोगे, तो यहाँ पे u cos थीटा आ जाएगा। और v2 क्या होगा, v2 होगा 1 प्लस e/2 u cos थीटा। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ना वो इसकी स्पीड होगी, इसका मतलब ये इधर जाएगा, v होगा, पर इसकी केवल यही आएगी, ये वाला कंपोनेंट इसको कुछ अफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसके वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए आप जब स्पीड लिखेंगे ना, तो स्पीड ऑफ 2, ये 2 है, अच्छा ये, अच्छा यहाँ पर है ना, ये है 1, ये है 2, तो स्पीड ऑफ 1 क्या होगा, रूट अंडर इन दोनों का रिजल्टेंट, तो u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये वाला, सही है, प्लस v1 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ 2 क्या होगा, केवल v2 होगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि अगर कोलिजन ओब्लिक हो तो उसमें परेशान नहीं होना है आपको, है ना। 1D के सारे रिजल्ट लगा दो, किधर, नॉर्मल के अलोंग, तो वेलोसिटीज रिजॉल्व करो और सब कुछ लगा सकते हो। अगर रिजल्ट याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो E का डेफिनेशन केवल नॉर्मल के अलोंग होगा और मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, लेकिन इनिशियल मोमेंटम अगर इस डायरेक्शन में जो था वही रहना है। ठीक है, तो ये रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे रहेगा इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, u sin थीटा ही रहेगा। आप वर्टिकल में भी लगा सकते हैं क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो फोर्स नॉन पूरे सिस्टम में जीरो हो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी कंजर्व रहेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो पुराने रिजल्ट्स हैं हेड ऑन वाले, वो नॉर्मल के अलोंग डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, और अगर भूल गए तो फिर सारी चीज़ें नॉर्मल के अलोंग डिफाइंड रहेगी हेड ऑन वाली। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर उसमें एंगल गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, तो आइए ये क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें 2 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। दोनों स्फीयर है, दोनों गोला है, बड़ा सा है ना, और दोनों की जो रेडियस है वो बराबर है, ये r रेडियस का है तो ये भी r रेडियस का है, दोनों बराबर रेडियस के हैं। ठीक है, तो कोलिजन के बाद आपको बताना है दोनों की वेलोसिटीज क्या होगी अगर E = 1/3 है। ठीक है ना, E = 1/3 है। कैसे करें इसको, तो मैंने क्या बताया, अब मैंने बताया था कि सारे रिजल्ट जो हैं वो आप कॉमन नॉर्मल और कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगा सकते हैं। तो इसका नॉर्मल अगर आप ढूंढेंगे तो इसका कॉमन नॉर्मल सेंटर से ज्वाइन करने वाला ही होता है ऐसे, लेकिन आपको एंगल ही नहीं पता,
तो कैसे रिजॉल्व करें? तो इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है। देखिए ध्यान से, आप क्या करेंगे, जब ये कोलाइड हो रहा होगा उस समय का डायग्राम बना के देखो। कोलिजन के दौरान ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये आर रेडियस है तो ये भी आर रेडियस हो गया, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली ऐसे ले लो, चलो ऐसे ऐसे, हाँ, क्योंकि ये इसके देख रहे हो, ये सेंटर पे ये वाली लाइन है, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये डिस्टेंस भी आर हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो इसका साइन थीटा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस आर, 2r, इसका मतलब हाफ हो गया, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ थी जो आपको इस क्वेश्चन से समझ में आई, ठीक है। अब वेलोसिटीज देखो ध्यान से, इसकी वेलोसिटी इधर है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसको मैं u2 ले लेता हूँ, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है इधर कितना, u1, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही हो रहा है। तो अब आपके लिए क्या हुआ, कॉमन नॉर्मल आपको मिल गया ना, ये है कॉमन नॉर्मल, है ना, ये है कॉमन नॉर्मल, ऐसे कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कॉमन नॉर्मल क्या होगा, देखिए ये हो गया, और इधर 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 क्या है, इधर है u1, और u1 कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, और इधर कितना है u2, और u2 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, और इस पूरे को आपने मान लिया m1, और इस पूरे को आपने यहाँ मान लिया m2, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, u1 cos 30 डिग्री, और इधर क्या आएगा, और इधर u2 cos 30 होगा, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, u2 sin 30, ठीक है। अच्छा, इधर u1 sin 30 डिग्री। तो मैंने कहा था नॉर्मल के अलोंग आप सारे रिजल्ट लगा सकते हो। तो सबसे पहला चीज, P इज कंजर्व, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, किधर, अलोंग नॉर्मल एक्सिस, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, एक डायरेक्शन को प्लस मान लो, तो इसका मास कितना है 2 kg और मूव कर रहा है 4 से, तो किधर प्लस मानोगे, ऊपर मान लेते हैं, चलो इस डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं, तो ये माइनस हो गया, तो इसको लिखोगे माइनस m1 इंटू u1 cos 30, और इसको लिखोगे प्लस m2 इंटू u2 cos 30 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल आपको पता नहीं है किधर जा रहा है, तो फाइनल चलो लिख लेते हैं कि कोलिजन के बाद भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसको हिट कर रहा है ऐसे, तो मान लो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, और ये कोलिजन के बाद इधर ही जा रहा है, ऐसे और ऐसे, मान लेते हैं ऐसा हो गया, दोनों की स्पीड कम हो गई है पर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे मैंने मान लिया। तो ये हो गया v2, ये हो गया v1, ओके। तो अब इसमें प्लस माइनस किधर मानना है, अच्छा आपको नॉर्मल के अलोंग ही करना था, पहली चीज़ तो ये तो मैं बोल ही गया, नॉर्मल के अलोंग ही आपको इस चीज़ को करना है, तो नॉर्मल के अलोंग ही मैं ले लेता हूँ v2 और v1, ठीक है, नॉर्मल के अलोंग, तो मैं दोनों को प्लस ले लेता हूँ अननोइंगली, ओके, अननोइंगली इधर ले लेता हूँ, इधर और इधर ऐसे ले लेता हूँ, ओके। ये आप नहीं कर सकते ना, आपको हमेशा नॉर्मल के अलोंग ही रिजॉल्व करना है, इधर करना है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा इस डायरेक्शन में, तो दोनों ही प्लस ले लिए, m1 v1 प्लस m2 v2। चलो अब सारे वैल्यूज पुट कर दो, m1 कितना है 2, तो माइनस 2, u1 कितना है 4, cos 30 कितना होगा √3/2, प्लस m2 की कितना था 4, u2 कितना है 2, और ये भी हो गया √3/2, तो 2v1 प्लस 4v2,
v1 v2 समझ रहे हो ना, इधर है ऐसे, ठीक है। अब यहां से 2 को कॉमन लेके काट देते हैं, 2 को काट दिया, फिर इन दोनों को काट लो, इन दोनों को काट लो, 2 हो गया। तो ये कितना रहा देखो तो 2√3 और -2√3, इसका मतलब ये 0 हो गया। तो इसका मतलब v1 प्लस 2v2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से कैसे लिखोगे, यहां से लिखेंगे v1 इक्वल्स टू -2v2, ये आ गया पहली इक्वेशन। अब दूसरे को कहां से सॉल्व करोगे, तो e से सॉल्व करोगे, है ना, e। तो e को किधर डिफाइन करते हैं, e को डिफाइन करते हैं नॉर्मल के अलोंग। तो नॉर्मल के अलोंग ये रहा, तो आपने प्लस किधर माना है, ऊपर। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना, बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो दोनों ही ऊपर जा रहे हैं ऐसे। फाइनली तो आपने दोनों को प्लस माना है ना, इधर मान रखा है दोनों ही, ठीक है। तो ये वाला टर्म है 1, ये वाला टर्म है 2, ठीक। तो ये सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे v1 लिखोगे, यहाँ पे v1 लिखोगे, तो v1 माइनस v2 बाय अप्रोच वाली वेलोसिटी आपको करनी है ना। तो किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहा है, तो ये अप्रोच कर रहा है तो प्लस हो जाएगा, है ना, दोनों ही प्लस हो जाएंगे। तो ये 1 था जबकि 2 होना चाहिए था, मतलब सेकेंड पार्टिकल को आप पहले लिख रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। तो u1 कितना है देखो ध्यान से, तो u1 कहने के लिए है, इसको दोनों तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि अप्रोच वाली वेलोसिटी ऐसी आ रही है एक दूसरे के तरफ, तो दोनों को प्लस कर दो। तो u1 cos 30 प्लस u2 cos 30 इक्वल्स टू 1/3, यहाँ से वैल्यू डाल दो। तो v1 इक्वल्स टू -2v2, तो यहाँ पे -2v2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, -3v2, ठीक है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको समझ आ रहा है, माइनस बस इंडिकेट कर रहा है मैंने दोनों के डायरेक्शन सेम लिया था, वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो -2 रख दो यहाँ पे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +3v2 बाय u1 और u2 आपको पता है, u1 √3/2 कितना आया था देखना, देख लो यहाँ से 2√3, तो यहाँ पे 2√3 रख दो, प्लस u2 कितना आया था, √3, तो √3 इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अब कैलकुलेशन है, अब आपको खुद से करना है। मैं सिखाना क्या चाह रहा था कि नॉर्मल के अलोंग कैसे रिजॉल्व करेंगे और एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, -9 इक्वल्स टू ये 1 और वो 3√3, ठीक है। तो 3 1 जा 3 3 जा, तो v2 इज इक्वल्स टू -√3/3, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा -1/√3 मीटर पर सेकेंड इज v2। तो v2 किधर है, ये वाला है, तो आपने इधर माना था, इसका मतलब ये गलत है, ये v2 माना था, ये v1 माना था, तो इसका मतलब ये नीचे होगा, गलत नहीं मतलब नीचे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा कैसे निकालोगे, v1, ठीक है, समझ आ रहा है, v1 कैसे निकालोगे, -2v2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2v2 ये आ गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ, 1 मैंने इसको लिया था तो v1 ऐसे जाएगा, ठीक है, और 2 मैंने इसको ऐसे लिया था तो ये 2 ऐसे जाएगा। अब सुन लो ध्यान से, इसका ये वाला कंपोनेंट तो चेंज हुआ ही नहीं, ये वाला कंपोनेंट चेंज हुआ ही नहीं क्योंकि ये स्मूथ है, तो दोनों में ये ऐसे आने वाला है, इधर भी आएगा और इसका किधर था, दोनों का ऊपर था ना, ये ऊपर था और ये नीचे था, सॉरी ये नीचे है, तो ये दोनों तो रहेंगे ही, तो इसको नीचे ले जाओ ऐसे। कितना रखोगे, u2 sin 60, आपको खुद से करना पड़ेगा, देखने से नहीं होगा, आपको खुद से अपने से प्रैक्टिस करना है इसको, u1 sin 30, ठीक है। तो ये हो गया, तो एक्चुअली में ये किधर जाता हुआ नजर आएगा, इसका रिजल्टेंट के अलोंग, और ये किधर जाता हुआ नजर आएगा, इसके रिजल्टेंट के अलोंग, ठीक है। ये हो गई बात, तो एक ही क्वेश्चन में मैंने सारी चीजें ले ली है, ठीक है। अगर E 0 होता तो क्या करते,
तो ये दोनों चिपक जाते और चिपक के नॉर्मल के अलॉन्ग सेम वेलोसिटी से जाएंगे। नॉर्मल के अलॉन्ग उनकी वेलोसिटी सेम होती, चिपकने का मतलब है वेलोसिटी सेम हो जाएगी बट नॉर्मल के अलॉन्ग। ओके, टेंजेंशियल के अलॉन्ग उनकी वेलोसिटीज अलग अलग हो सकती हैं और है भी अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं। ठीक है, चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए, एक स्पेशल रिजल्ट बताता हूँ। तो जनरल रिजल्ट्स क्या है उसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले आपको मैं याद दिला देता हूँ कि हेड ऑन कोलिजन में याद है जब इलास्टिक और आइडेंटिकल मास थे, दोनों का मास अगर बराबर है ना, दोनों का मास अगर बराबर है और E इक्वल्स टू 1 है, तो क्या होता है, इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती थी। याद है, इसकी वेलोसिटी उसको, उसकी वेलोसिटी इसको मिल जाती थी। सही है, तो अब क्या कर रहे हो आप नॉर्मल और टेंजेंशियल के अलॉन्ग इसकी स्टडी कर रहे हो, है ना। तो मान लो ये ऐसे आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था, तो अगर E इक्वल्स टू 1 हो गया तो 1 वाली वेलोसिटी 2 को मिल जाएगी और 2 वाली वेलोसिटी 1 को मिल जाएगी, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी में मैं स्पेशल केस ले लेता हूं कि अगर सेकेंड वाला जो ब्लॉक है ना वो रेस्ट पर है। सही है, ये मैंने क्या लिया, दोनों का मास बराबर E इक्वल्स टू 1 और दूसरा जो है वो रेस्ट पर है। तो सुनो क्या होगा, ध्यान से सुनना। मैंने दोनों के मास बराबर ले लिए, दोनों के मास हो गए बराबर। ठीक है, और इसको मैंने 2 ले लिया, ये ले लिया M2। ठीक है, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है। ठीक, और इधर से ये आ रहा था जिसके मैंने 2 कंपोनेंट लेकर ही बना रखे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये है U cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट है U sin थीटा और इसका भी मास m है और E इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो अब जब कोलिजन होगा तो मैंने क्या कहा था कि जो नॉर्मल है ना, कॉमन नॉर्मल या नॉर्मल एक्सेस, उनमें इन दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इसका खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बिफोर कोलिजन था, बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन में आपको बताता हूँ क्या होगा। ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेंगे, इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी इसको मिल जाएगी और इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ थी नहीं, इसका मतलब वो 0 हो जाएगा। किधर, नॉर्मल के अलॉन्ग। तो आफ्टर कोलिजन आपको क्या दिखेगा, आफ्टर कोलिजन आपको ऐसा दिखेगा। देखिए, ये वेलोसिटी इसको मिल गई तो इधर जाने लगा U cos थीटा, और इस डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं है, इसका मतलब इस वाला डायरेक्शन में इसका 0 हो गया। और टेंजेंशियल वाला तो चेंज ही नहीं होता, U sin थीटा ही रहता है, टेंजेंशियल वाला चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया U cos थीटा, ये हो गया U sin थीटा। तो ये फाइनल है, ये आफ्टर है, ये आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो दोनों के फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये तो आपको मैंने हॉरिजॉन्टल दिखा दिया है। मान लीजिए ऐसा आ रहा था, ऐसे, ठीक है, यूं, इसके ये वाला ले लो। ठीक है, तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए। तो अगर ये ऐसे जा रहा है और ये यहाँ पर ऐसे था, ऐसे था, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये ऐसे जाने लगेगा और ये ऐसे जाने लगेगा। तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने लगेंगे। कब, जब E1 हो, मास सेम हो और कोई एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट पर होना चाहिए। अगर रेस्ट पे नहीं है तो दोनों की हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी एक्सचेंज कर दो और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट वाला जो वेलोसिटी है वो दोनों को सेम रखो, फिर उसका जो रिजल्टेंट होगा वो उधर ही जाएगा। सही है, तो ये रिजल्ट बस याद रख लो, इसको नोट डाउन करके रख लो। तो आंसर क्या होगा, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इफ मासेस आर सेम देन आफ्टर कोलिजन द एंगल बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडी इज 90 डिग्री। ठीक, तो ये है ओब्लिक कोलिजन। तो ओब्लिक कोलिजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें, और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आवेग। आवेग मतलब इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं।
तो इम्पल्स किसी बल द्वारा एक समय के अंतराल में लगाया गया बल द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे कहते हैं इम्पल्स या आवेग। ठीक, तो किसी समय अंतराल के लिए पिंड पर कार्यरत बल F का आवेग इस प्रकार दिया जाता है और उसका सूत्र क्या है, देखिए J बराबर F dt। क्योंकि F एक सदिश राशि है इसीलिए आप बोल सकते हैं कि J भी एक सदिश राशि होगी। ठीक है, अच्छा अब अगर F का जो सूत्र है उसको अगर रख दिया जाए m dv बटा dt, इसको अगर रख दिया जाए और यहाँ पे dt रख दिया जाए तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो m dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए m बाहर आ गया और dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, डेल्टा v, m डेल्टा v। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको संवेग बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं ना, लीनियर मोमेंटम में चेंज। तो इसका मतलब J बराबर क्या होगा, J बराबर डेल्टा P होगा और J का मान क्या है, इंटीग्रेशन F dt। तो F dt का मान किसके बराबर हो गया, डेल्टा P के। तो इसको कहते हैं आवेग संवेग प्रमेय। ठीक है, ये आवेग है और ये संवेग है, तो आवेग संवेग प्रमेय। ठीक है, मतलब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है कि इम्पल्स जो है वो मोमेंटम के चेंज के बराबर होता है, यही इसका प्रमेय है। तो जो भी परिवर्तन आएगा संवेग में वो आवेग के बराबर होगा। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लीजिए। आवेग एक सदिश राशि है, इसकी जो विमा होगी वो mL/t-1 होगा और उसकी इकाई क्या होगी, kg मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये संवेग ही तो है, ये संवेग है, सही है। अच्छा, इसकी जो दिशा है वो संवेग परिवर्तन के दिशा में होती है, क्योंकि एक सदिश राशि है। तो यदि एक सदिश राशि है तो उसकी दिशा किधर होगी, तो उसकी दिशा होगी जिस दिशा में संवेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अच्छा यदि मैं इसी चीज को ग्राफ से बताऊं, ये F है और ये T है ना, ये बल है और ये समय है। तो बल और समय का जो भी इसका ग्राफ होगा, इसके अंदर जो इसका क्षेत्रफल होगा ये क्या देगा, आवेग। क्या देगा, आवेग। आवेग मतलब इम्पल्स देगा। ठीक है, तो इम्पल्स का मान ग्राफ से कैसे निकालते हैं, तो बल एवं समय का जो क्षेत्रफल होगा उसे क्या बोलेंगे, आवेग। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ही लिखा हुआ है इंटीग्रेशन F dt, तो F dt का जो इंटीग्रेशन है उसका मतलब एरिया हो गया। तो एरिया हो गया F और T का, एरिया को क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे। ठीक है, अच्छा इसकी ऐसा यूनिट मैंने कहाँ से निकाला, तो चेंज इन मोमेंटम से निकाला, या यहाँ से भी लिख सकते हो, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, यदि इस बल को मुझे बाहर लेना है ना, ये जो है ना ये ताक्षणिक आवेग है, ये इंस्टेंटेनियस इम्पल्स है। ठीक है, तो ये ताक्षणिक आवेग, इसको मैं इंस्टेंटेनियस लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस इम्पल्स मतलब ताक्षणिक आवेग, लिख लेना आपको खुद से। अब यदि आप इस बल को बाहर निकालेंगे, है ना, तो इसके लिए कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होगा तभी तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। तो यदि इसी बल को आप औसत ले लें, औसत बल ले लें, एवरेज फोर्स ले लें, तो एवरेज फोर्स अगर लेते हैं तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, और इंटीग्रेशन के बाहर आने पे इंटीग्रेशन dt रह जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए ध्यान से, फिर आप लिखेंगे J बराबर F एवरेज बाहर आ गया और इंटीग्रेशन dt रह गया, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा t। तो एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा t इज इक्वल्स टू J। ठीक है, तो ये डेल्टा P होता है, डेल्टा P भी लिख सकते हैं आप, और वो क्या होता है, F एवरेज इंटू डेल्टा t। तो ये औसत, ये हो गया औसत संवेग, है ना, औसत आवेग, औसत आवेग, और वो हो गया ताक्षणिक आवेग। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस इम्पल्स है और ये एवरेज इम्पल्स है। ठीक, तो कभी भी ऐसा अगर कहीं मिले तो आप कंफ्यूज मत होना,
ये क्यों हुआ? क्योंकि ये अगर औसत होगा तभी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब इसका आगे पढ़ते हैं, आगे क्या आ रहा है देखते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या कंक्लूड कर चुके हैं कि जो इम्पल्स होता है वो होता है एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं कुछ मैथ्स का एक कोलोरी बताता हूँ जो कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कैसा रिजल्ट बन सकता है, मैं 2 पॉइंट पर हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो नोट करो इस पॉइंट को कि अगर एक फाइनाइट नंबर, मतलब एक छोटा सा नंबर, एक फाइनाइट नंबर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई हो, है ना, तो एक फाइनाइट को मल्टीप्लाई करो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ठीक है, मतलब मान लो एक फाइनाइट नंबर मान लो 10 है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो बहुत ही छोटे नंबर से 10⁻⁻⁶ है, तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 10⁻⁻⁵, और ये भी बहुत स्मॉल है ना, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो इसको लगभग आप क्या मान सकते हो? जीरो। इसको लगभग जीरो मान सकते हो, है ना। तो इसका मतलब अगर दो नंबर, मतलब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो सपोज एक बहुत छोटा फोर्स बहुत ही कम समय के लिए लगे, तो फिर इसका जो चेंज आएगा वो जीरो आएगा। और इसको क्या बोलते हैं? इसको तो ये भी तो बोलते हैं डेल्टा पी। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम में जो चेंज है वो ना के बराबर होगा अगर कोई फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड कम है और बहुत ही कम समय के लिए लगे। समझ आई बात क्या कह रहा हूं? ऐसा फोर्स जो बहुत ही कम समय के लिए लगे और उसकी मैग्नीट्यूड भी कम हो या ज़्यादा भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं हो, बस थोड़ा सा हो, पर समय का इंटरवल बहुत ही कम होना चाहिए। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? ऐसे फोर्स को बोलते हैं नॉन इम्पल्सिव फोर्स। नॉन इम्पल्सिव फोर्स। तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स क्या मोमेंटम चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है। यही पॉइंट को मैं यहाँ हाईलाइट कराना चाहता हूँ। अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में जीरो है तो लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कंजर्व रहेगा। पर अगर सिस्टम में नॉन इम्पल्सिव फोर्स हैं तो नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ। तो अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तब भी आप कह सकते हो कि लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगी अगर नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। तो इसका मतलब फोर्स का क्राइटेरिया, फोर्स का कैटेगरी, फोर्स का डिवीजन इस पर भी किया जा सकता है कि वो कितने इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो इसको बोलेंगे नॉन इम्पल्सिव फोर्स। तो कौन कौन से फोर्सेज हैं जो नॉन इम्पल्सिव हैं आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नंबर 2, अगर इनफाइनाइटेसिमली लार्ज, नहीं इनफाइनाइटली लार्ज को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा देखते हैं। तो मान लो 10⁻6 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10⁻⁻5 से। बहुत बड़ा, बहुत छोटे से अगर मल्टीप्लाई हो तो वो एक फाइनाइट नंबर आता है। क्या आंसर आ रहा है? 10। तो इसका आंसर क्या है? फाइनाइट। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ये है इसका आंसर। ठीक है, मतलब अगर बहुत ही लार्ज, अगर बहुत ही स्मॉल समय के लिए हो तब आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 10 बहुत बड़ा नंबर है। इसमें 0.00001 था, 4 डेसिमल के बाद एक 1 आ रहा था, यानी कि 5 डेसिमल प्लेस पे जा रहा था, तो बहुत छोटा है। पर ये बहुत छोटा नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर बहुत ही बड़ा फोर्स है ना, इसको आप फोर्स के टर्म से देख रहे थे, अगर बहुत ही बड़ा फोर्स बहुत ही छोटे समय के लिए लगे तो वो मोमेंटम में चेंज ला सकता है।
ठीक है, तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? ऐसे फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। तो व्हाट इज एन इम्पल्सिव फोर्स? वो फोर्स जो बहुत ही लार्ज मैग्नीट्यूड का है और बहुत ही छोटे समय के लिए एक्ट करे, उस फोर्स को क्या बोलेंगे? इम्पल्सिव फोर्स। अगर इम्पल्सिव फोर्स सिस्टम में है तब आप लीनियर मोमेंटम में चेंज जीरो नहीं बोल सकते, इसका मतलब आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अंडर इम्पल्सिव फोर्स लीनियर मोमेंटम is not conserved। ठीक है, और अंडर नॉन इम्पल्सिव फोर्स लीनियर मोमेंटम कैन बी कंजर्व। लीनियर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये बात आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस इंपल्सिव होंगे, कौन कौन से फोर्सेस नॉन इंपल्सिव होंगे, उसके बारे में जरा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि फिर आगे का डिस्कशन हमारे लिए आसान पड़ जाए। तो अब आप फोर्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, अंडर इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव, बेस्ड ऑन कितने समय के लिए वो एक्ट कर रहा है। तो अभी तक फोर्स का कैटेगरी आप वर्क एनर्जी पावर में भी सीखे थे कि वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है या नहीं, उस पर भी फोर्स के दो कैटेगरी में आपने बांटा था, जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसे फोर्स जो वर्क पे डिपेंड करे, उसका वर्क कैसा है, पाथ पर डिपेंडेंट है या नहीं है, उस पर डिपेंड करे, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। ऐसा फोर्स जो टाइम इंटरवल पे डिपेंड करे और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करे, तो वो अंडर इंपल्सिव एंड नॉन इंपल्सिव पे लाई करेगा। ठीक है, तो जब भी कोलिजन होता है तो उस समय जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है ना, तो वो इंपल्सिव होते हैं, बहुत ही कम समय के लिए लगता है और बहुत ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड का लगता है। जैसे अगर आपको फील करना हो तो एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और उधर से बॉलर जैसे ही बॉल फेंकता है तो बस वो टच कर देता है या इसे हल्का से ऐसे टच करता है और बहुत दूर चली जाती है वो गेंद। आप खुद से देख सकते हैं कि बैट और बॉल के बीच में कांटेक्ट का टाइम कितना था। जब वो बैट्समैन हिट करता है तो वहां से बॉल जब पहुंचता है किसी फील्डर के पास तो उसका टाइम इंटरवल तो लेस देन 1 सेकेंड होता है। तो सोचो बैट्स के साथ कांटेक्ट कितने कम समय के लिए होगा, बहुत ही कम समय के लिए। तो वो बहुत ही कम समय के लिए बहुत ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स डेवलप होता है, इसलिए बहुत दूर चला जाता है, स्टेडियम के बाहर भी गिर जाता है या स्टेडियम पे भी गिरता है, 6 हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अंडर इंपल्सिव हैं, क्योंकि कोलिजन हो रहा है बैट और बॉल के बीच में। उसी तरह से आप भी जब नीचे कभी एक हाइट से जंप करते हो और ग्राउंड पर, तो आपको भी पैर में बहुत ही तेज झटका फील होता है ना। और अगर और ऊंचे से कूदो तो फिर आपकी हड्डियां भी टूट जाती हैं पैर की। वो इसलिए क्योंकि इंपल्सिव फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो उसकी मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत ही कम समय के लिए लगता है। ठीक, तो इसीलिए अगर आपको इम्पल्स कांस्टेंट रखना है ना, कांस्टेंट रखना है कि वो चेंज ना हो, वो बदलाव ना आए। ये देखो, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जैसे स्कूल के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर इसको कांस्टेंट रखना है तो इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो आपको फोर्स जो है वो आपके हाथ में नहीं होता, तो आप टाइम इंटरवल बढ़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए जब बॉल बहुत तेज आता है ना किसी फील्डर के पास, तो कैच लेने के टाइम हाथ थोड़ा पीछे ले जाता है, या जो विकेट कीपर होता है वो बार बार हाथ पीछे ले जाता है। तो वो क्या करता है, टाइम इंटरवल बढ़ा देता है। किसके लिए? वो इम्पल्स चेंज होने के लिए। ये जो लीनियर मोमेंटम है उसमें चेंज होने के लिए समय का इंटरवल वो बढ़ा देता है। तो उससे फोर्स जो है वो उसको कम लगता है हाथ पर, जो इम्पल्सिव फोर्स कोलिजन के दौरान लगता है वो कम लगता है। इसलिए जो बैट्समैन हिट करता है बॉल फील्डर के पास, उस समय जो भी कैच लेता है उसको हाथ नीचे ले ही जाना पड़ता है ताकि उस समय का इंटरवल बढ़ा दे। अगर वही हाथ रखा ना तो उसको फोर्स बहुत तेज लगेगा हाथ में, तो चोट ज़्यादा लगेगी।
ठीक है। उसके बाद आप चाइना के जो चाइना बॉल्स होते हैं, चाइना के नहीं, चाइना बॉल्स जिसको बोलते हैं, जो क्रॉकरीज होते हैं, उसकी जो पैकिंग होती है वो ऐसे स्पॉन्जी में किया जाता है ताकि वो टूटे ना। वो इसलिए क्योंकि जब वो कोलाइड हो ना तो वो टाइम का गैप उसका बढ़ जाए, वो स्पॉन्जी है तो वो अंदर खींच लेता है, तो फोर्स कम लगेगा, तो कम लगेगा तो वो टूटेगी कम। सिमिलरली आप सैंडी ग्राउंड पे अगर आप जंप करते हैं किसी हाइट से तो आपको चोट कम लगती है, क्योंकि आप टाइम का गैप बढ़ा देते हैं इम्पल्स चेंज होने के लिए, सॉरी मोमेंटम चेंज होने के लिए। फाइनली वो रेस्ट पे आता है ना, तो मोमेंटम तो चेंज हो ही रहा है, तो क्योंकि आप टाइम गैप बढ़ा रहे हो तो इसलिए फोर्स आपको कम लगता है, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन कई सारे आपको मिल सकते हैं जिसपे इसी पे बेस्ड होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, अभी मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे मैंने अंडर कंप्लीट नहीं लिखा है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अंडर लिखना था। तो अंडर इम्पल्सिव फोर्स लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, ठीक। अब आगे मैं बताता हूँ कौन कौन से इम्पल्सिव हैं और नॉन इम्पल्सिव हैं, ठीक है, उसकी डेफिनेशन के साथ। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव पे आते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन मैंने लिखा कि फोर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम गैप। एक है इम्पल्सिव फोर्स, जिसको क्या बोलेंगे, वेरी लार्ज फोर्स, लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या बोलेंगे, इम्पल्सिव। और नॉन इम्पल्सिव क्या होगा, स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल और अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है ज़्यादा समय तक एक्ट करे या कम समय पे एक्ट करे, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड कम होगी, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। तो इम्पल्सिव का मतलब क्या होगा कि बहुत इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव मतलब क्या होता है, आप किसी आदमी को भी बोलते हैं बहुत इम्पल्सिव है, इसका मतलब बहुत ही कम समय में उसको गुस्सा आ जाता है, या बहुत ही तेज गुस्सा हो जाता है बहुत ही कम समय में, है ना, या तुरंत से वो रिएक्शन दे दे, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव, ठीक है। तो आ जाओ, इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है mg। mg जो है वो हमेशा एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स होगी, नॉन इम्पल्सिव फोर्स। और स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग फोर्स, वो भी हमेशा नॉन इम्पल्सिव फोर्स होगी, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, जैसे एक एग्जाम्पल से मैंने बताया था कि मान लो एक बॉम्ब है, ठीक है, और ये 5 kg का है, 5 kg का, ठीक, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, बिल्कुल हाइट पर है। तो सपोज इसका एक टुकड़ा जो है वो इधर 100 मीटर पर सेकेंड से जाने लगता है, एक टुकड़ा, है ना, और ये फट कर जाने में इसको समय लगा, वो लगा 0.01 सेकेंड, है ना, बहुत ही कम समय। जब उसको ऊपर में आप या तो आग लगा के ऐसे ऊपर छोड़ दिए तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा उस समय वेलोसिटी हो गई 0। तो उस समय ये फटता है और ये एक टुकड़ा 100 मीटर पर सेकेंड से और इधर भी 100 मीटर पर सेकेंड से जाने लगता है। तो सोचो अंदर में जो फोर्स डेवलप हुआ, वो जो आग लगने के कारण, वो फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का है वो पता करते हैं। तो आधा गया ये तो 2.5 हो गया, ठीक है, 2.5 m इंटू v माइनस यू बाई टी, ये कर रहा हूँ मैं, है ना। तो 100 बाई 0.01, तो 2 और डेसिमल आ गए, तो 1 डेसिमल तो इसने ले लिया, तो कितना आ गया 25, है ना, या 2.5 ही अगर रहने देते तो कितना हो जाता है 10 टू दी पावर 4, तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन, ठीक। और इसका mg कितना है, ओनली 50 न्यूटन। तो ऐसे केस में ये मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही कम समय के लिए एक्ट कर रहा है। तो अंदर में जो फोर्स डेवलप हुआ बॉम्ब फटने के दौरान, वो फोर्स कैसी होगी, वो होगी नॉन इम्पल्सिव, सॉरी वो होगी इम्पल्सिव। और उस समय mg जो लग रहा है, mg उसको क्या मानेंगे, mg को मानेंगे नॉन इम्पल्सिव। तो mg नॉन इम्पल्सिव है। इसका मतलब जब भी आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे
तो mg अगर लग रहा है आप तब भी मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसी तरह से अगर स्प्रिंग फोर्स है सिस्टम में, मान लो ऐसे है, ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स है और यहाँ पर आप किसी ऑब्जेक्ट को लाकर ऐसे वेलोसिटी से कोलाइड करवा दिए, ठीक है, आगे मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, तो आप इसमें मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ये m2 है, ये m1 है, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है। तो स्प्रिंग फोर्स होने पर भी आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि ये एक नॉन इंपल्सिव है। तो कभी भी mg फोर्स अगर सिस्टम में हो या स्प्रिंग फोर्स अगर सिस्टम में हो तब भी आप सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। जबकि अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे कि अगर नेट फोर्स 0 होगा तभी मोमेंटम कंजर्व होगा, बट अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोलिजन हो रहा है और मोमेंटम कंजर्वेशन मुझे देखना है तो mg या स्प्रिंग फोर्स, या फिर जनरलाइज बोलूं तो अगर नॉन इंपल्सिव फोर्स सिस्टम में है, नॉन इंपल्सिव फोर्स अगर सिस्टम में है तो आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अगर इंपल्सिव फोर्स सिस्टम में है तो आप मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे मैं आगे सिखाऊंगा आपको। तो देखिए अब और देखते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स अगर इस तरह से है, जैसे ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे टांग के रखे हो, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा T, ठीक है। तो इस समय T जो है वो नॉन इंपल्सिव होगा क्योंकि बहुत समय के लिए ये ऐसे ही खड़ा है, तो टेंशन जो होगा वो नॉन इंपल्सिव होगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप ऐसे ऐसे टेढ़ा सा ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे टेढ़ा करके और ऐसे छोड़ दो, है ना, ऐसे करके छोड़ दो, तो जैसे ही वो नीचे आएगा, जैसे ही नीचे आएगा वैसे ही इस पर एकदम से झटके से टेंशन लगेगा, झटका वाला टेंशन। तो जब ये झटके वाला टेंशन आता है तो ऐसे समय में टेंशन क्या कहलाता है? इम्पल्सिव कहलाता है। टेंशन इज इम्पल्सिव। यहाँ आपको इम्पल्सिव लेना पड़ेगा। जो जब झटके से टेंशन आए, एकदम से आए, तो वो टेंशन इम्पल्सिव होगी। तो ऐसे केस में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं चलेगा। तो इम्पल्सिव फोर्स के अंडर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं होता है। नॉर्मल देखते हैं, अगर ये बहुत ही समय के लिए एक ऑब्जेक्ट है जो इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए रखा हुआ है, ओके, तो उस समय जो नॉर्मल लग रहा है तो ये क्या कहलाएगा? नॉन इम्पल्सिव। और अगर आप इसी को बहुत ऊपर से ऐसे गिरा दें, ऐसे, और गिरते ही जब इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगता है तो इस समय क्या कहलाएगा? ये इम्पल्सिव कहलाएगा। इम्पल्सिव नॉर्मल, और यहाँ पे नॉन इम्पल्सिव नॉर्मल, ठीक है। तो ये सब आपको केस टू केस वेरी होगा, लेकिन ये हमेशा ही नॉन इम्पल्सिव होंगे। इसमें हमेशा ही आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, पर इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जब कोलिजन के दौरान नॉर्मल लग रहा है तो फिर आप कंजर्व नहीं कर पाएंगे। अगर कोलिजन के दौरान टेंशन एकदम से आ रहा है तो आप नहीं कंजर्व कर पाएंगे, ठीक है। मतलब इम्पल्सिव होने पर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं होता, नॉन इम्पल्सिव होने पर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होते हैं, ठीक है। चलिए अब फ्रिक्शन के बारे में बताता हूँ, वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि वो इम्पल्सिव होगा कि नॉन इम्पल्सिव होगा। अब फ्रिक्शन के बारे में समझते हैं कि वो इम्पल्सिव है या नॉन इम्पल्सिव। देखिए, मान लीजिए ये ब्लॉक है और यहाँ पे रफ सरफेस है, इधर से एक बुलेट आ रही है और इसके अंदर जाकर वो घुस जाती है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए u है, और इसके अंदर बाद में ये घुस के या वो चिपक जाता है, कोई भी एक बात समझ लीजिए, और दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। तो जैसे ये चलने लगेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, है ना, ऐसे, ठीक। तो आपको ये बताना है क्या आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, बट इस चैप्टर में हमने उस जो लाइन है उसमें थोड़ी सी बदलाव की, उसमें मॉडिफिकेशन किया। क्या कि अगर फोर्स है भी सिस्टम में, अगर नॉन जीरो है, फोर्स है, अगर वो फोर्स नॉन इम्पल्सिव है तब वह लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो मतलब ये जो फ्रिक्शन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि ये नॉन इम्पल्सिव है तब तो मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता था। तो देखिए, ये फ्रिक्शन मान लीजिए यहाँ पे म्यू है, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू होगी कितनी? म्यू इंटू एन, है ना।
और n कहाँ से मिलेगा ये समझना है आपको। n कहाँ से मिलेगा? तो n मिलेगा ये जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है ना, वो वाला n मिलेगा। तो ये n यहाँ जो मैंने केस लिखा था वो कौन से केस में आया? इंपल्सिव की नॉन इंपल्सिव? मतलब आपका ये फ्रिक्शन इसके नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा है। अब वो अगर नॉन इंपल्सिव है तो फ्रिक्शन भी नॉन इंपल्सिव है, वो अगर इंपल्सिव है तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव होगा। तो बहुत देर तक तो वो वहीं पर पड़ा हुआ था, और जब ये बुलेट जाकर हिट करता है, मारता है, तो बुलेट के मारने पर इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में एक कांटेक्ट फोर्स फील होता है। इस डायरेक्शन में n डैश कर देता हूं मैं, है ना। ये जो बुलेट है, ये जो गोली है, वो इसको जब मारती है तो कांटेक्ट फोर्स इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मारती है। तो ये नॉर्मल फोर्स है तो फ्रिक्शन डेवलप भी नहीं हो रहा है, इसके कारण फ्रिक्शन डेवलप ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो नॉर्मल है ना, ये नॉन इंपल्सिव है, ये नॉन इंपल्सिव है। तो अगर ये नॉन इंपल्सिव है तो इसका मतलब आप फ्रिक्शन को भी नॉन इंपल्सिव मान सकते हैं। तो ये भी नॉन इंपल्सिव फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। तो नॉन इंपल्सिव फ्रिक्शन, क्योंकि वो इस पे डिपेंड तो कर ही नहीं रहा। और बुलेट ने जब जो इंपल्सिव फोर्स, ये इंपल्सिव है, ये बात सत्य है। जब भी कोलिजन होता है तो वहाँ इंपल्सिव फोर्स डेवलप होता है, ये बात सत्य है। लेकिन वो इस दिशा में है और वो इस नॉर्मल को तो छू भी नहीं पा रहा, अफेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये नॉर्मल जो है वो हमेशा नॉन इंपल्सिव रहेगा, ये नॉर्मल इंपल्सिव रहेगा। तो इसीलिए इस नॉर्मल के कारण, अगर वो इंपल्सिव रहा भी, तो इस नॉर्मल के कारण फ्रिक्शन तो डेवलप ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये फ्रिक्शन क्या है? नॉन इंपल्सिव। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ तो इंपल्सिव है, तो फिर आप मोमेंटम कंजर्व कैसे कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल में? तो देखो, जब इन दोनों को सिस्टम लेंगे ना, गोली को भी ले लोगे, अगर इसको भी ले लोगे सिस्टम, तो यही वाला कांटेक्ट तो इसको भी मिलेगा ना, क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो इसने इस पर फोर्स लगाया n डैश, तो इसको भी इधर फोर्स फील होगा n डैश। तो जब दोनों को सिस्टम ले लिया जाए, दोनों को एक सिस्टम ले लिया जाए, तो ऐसे समय में आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि नेट फोर्स फिर जीरो हो गया, इंपल्सिव फोर्स जीरो हो गए, नेट इंपल्सिव फोर्स जीरो हो गए, तो अब आप कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि नॉन इंपल्सिव है, इसीलिए लीनियर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम फाइनल कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे वैलिड होगा। तो अब क्या लिखेंगे? इनिशियल लीनियर मोमेंटम इसकी थी, तो अब लिखेंगे mu, और फाइनल में दोनों आ गए m प्लस m। कितने से मूव कर रहा है? बाद में। तो बाद में मान लीजिए ये ऐसे ऐसे हो गया दोनों, है ना, इसके अंदर आ गया ये m है, ये m है, और दोनों v से जा रहे हैं, तो ये v वाला हो गया, ठीक है। तो बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? m प्लस m इक्वल्स टू v। लेकिन इसका आपको ध्यान रखना है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, तभी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो जैसे इसको मारेगा ना, तो अभी जस्ट चलने वाली जो वेलोसिटी होगी वो v होगी, उसके बाद ये फ्रिक्शन लगेगा, और वो फ्रिक्शन लगते लगते उसकी वेलोसिटी कम करेगा, करते करते उसको रोक देगा कुछ दूर में जाके। तो अभी सवाल मैं आपको करवाऊंगा कितना डिस्टेंस पे रुकेगा, ये सब आपको पता करना है। लेकिन ये केस 1 ले लेते हैं, लेकिन अगर केस 2 ले लूं मैं यहाँ पर, और केस 2 में ये जो गोली है वो सीधा ना देकर ऐसे एंगल पे लगता, एंगल पे, देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे मैं मारता, इस तरह से ऐसे। तो इस समय जो नॉर्मल है, नॉर्मल एक तो ऐसे है, और अब एक नॉर्मल ये भी मार रहा है n डैश, नॉर्मल ऐसे मार रहा है n डैश, ठीक। अब ये नॉर्मल मान लीजिए यहां से थीटा एंगल पर है, ये mg हो गया। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट नीचे जाएगा, कि क्या जाएगा? n डैश कॉस थीटा। तो अब जो नॉर्मल आ रहा है ना, वो mg प्लस n डैश कॉस थीटा के बराबर हो गया। तो अब ये नॉर्मल, ये इंपल्सिव हो गया। तो क्योंकि ये इंपल्सिव हो गया, इसीलिए जो फ्रिक्शन यहाँ पे आप लिखेंगे ना, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू n, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? mg
एन डैश कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसे समय में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव हो जाएगा, इम्पल्सिव फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये होता है फ्रिक्शन के बाद। तो फ्रिक्शन इंपल्सिव भी हो सकता है, नॉन इंपल्सिव भी हो सकता है। तो डिपेंड किस पे करेगा कि कांटेक्ट फोर्स कैसा है, नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, अच्छा, तो क्या यहाँ पे आप लीनियर मोमेंटम अब आप कंजर्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे क्या आप कंजर्व कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो यहाँ पे P इनिशियल बराबर P फाइनल नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो फोर्स है एन डैश, इसके दो कंपोनेंट आए, एक इधर आया और एक इस डायरेक्शन में आ गया, ऐसे एन डैश साइन थीटा। तो ये भी इम्पल्सिव है और ये भी इम्पल्सिव है, ये वाला इम्पल्सिव है। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप दोनों को सिस्टम मान लेते तो ठीक है, इसको भी इस तरह से फोर्स लगता ऐसे एन डैश, और इसके भी दो कंपोनेंट हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों चलो बैलेंस हो गए, ये दोनों बैलेंस हो गए। लेकिन अब ये जो डेवलप हुआ ना एन, ये इम्पल्सिव बना दिया, जिसके कारण फ्रिक्शन जो है वो इम्पल्सिव बन गया। तो अगर दोनों को सिस्टम लेते हैं तो दोनों एक दूसरे को जो फोर्स लगाते हैं वो तो इंटरनल हो जाता है, लेकिन उसके कारण जो डेवलप हुआ फ्रिक्शन वो वो इम्पल्सिव हो गया, फ्रिक्शन इम्पल्सिव हो गया। तो फ्रिक्शन के इम्पल्सिव होने के कारण मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो ये होगी बात। चलिए अब इसको आगे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो यहाँ पर मैंने 6 अलग अलग तरीके से 2 एग्जाम्पल दिए, एक स्प्रिंग और एक टेंशन में, और यहाँ पे मैं 6 अलग अलग तरीके से गोली को इस ब्लॉक पर गोली को हिट कर रहा हूँ, है ना। और ये हर केस में क्या होगा, अंदर में जाके चिपक जा रहा है। तो ये 2 केस समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है कि आप बताइए किसमें मोमेंटम जो इनिशियल है वो फाइनल के बराबर होगा। मतलब किसमें आप लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसमें लगा सकते हैं आप। तो देखिए ये 1 इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस पे फोर्सेस क्या क्या आएंगे। देखो जब इसको हिट करेगा वो तो चलो इम्पल्सिव फोर्स है, लेकिन दोनों को सिस्टम लेंगे तो इंटरनल हो जाएगा, उस पर नहीं चर्चा करते हैं। इस पे फोर्स क्या लग रहा है, एक mg लग रहा है और एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। दोनों ही कैसे फोर्सेस है, दोनों ही नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। तो जब नॉन इम्पल्सिव फोर्स होगा तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सब में कंजर्व हो जाएगा। तो इसका मतलब किसमें लिख सकते हैं आप, 1, 2 और 3 तीनों में हो जाएगा। स्प्रिंग और mg 2 हैं, आंख बंद करके आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। देखो नेट फोर्स 0 नहीं है, लेकिन जो भी फोर्स है वो नॉन इम्पल्सिव है, इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होगा। तो इस पॉइंट को कहीं पे आप लिख लेना कि जब भी नॉन इम्पल्सिव फोर्स होंगे, अंडर नॉन इम्पल्सिव फोर्स आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इम्पल्सिव फोर्स होगा तो फिर आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। अब इस पे आते हैं। देखिए जब मैं पांचवें को देखता हूं तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो जब ये मूव करेगा आगे तो टेंशन जब भी डेवलप होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो इस डायरेक्शन में तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। अच्छा, नंबर 6, जैसे आप इसको मारते हैं ये ऊपर जैसे जाता है टेंशन 0 हो जाता है, तो फिर टेंशन है ही नहीं, तो इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो एक mg लग रहा है, mg तो हमेशा नॉन इम्पल्सिव ही होता है, टेंशन दोनों हो सकते हैं। तो 5वें वाले केस में इस डायरेक्शन में तो टेंशन आ ही नहीं रहा, और 6ठे वाले केस में टेंशन 0 हो रहा है। इसका मतलब आप 5 और 6 में भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अब आते हैं चौथे पर जब आप इसको ऐसे मारेंगे तो जैसे आप इसको मारेंगे वैसे ही टेंशन इधर आ जाएगा और ये इम्पल्सिव हो जाएगा, क्योंकि ये झटका वाला टेंशन है, एकदम से वो टेंशन डेवलप हो रहा है। तो ऐसे केस में आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में फिर इस केस में आएगा ऐसे। तो मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा या नहीं। तो मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू फाइनल, किस केस में, 4 के केस में। क्यों? क्योंकि टेंशन क्या है, इम्पल्सिव है। यहाँ पे टेंशन इम्पल्सिव हो गया।
ठीक है। बाकी सभी में इसमें टेंशन क्या होगा, इसमें नॉन इम्पल्सिव, यह है ही नहीं नॉन इम्पल्सिव, ठीक है। तो हमेशा नॉन इम्पल्सिव में आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन करो। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। तो आइए सवाल प्रैक्टिस करते हैं। सवाल ऐसा है कि एक 500 ग्राम का एक बुलेट है और एक 2 kg का एक ब्लॉक है जो कि ये रेस्ट पर है, ये रुका हुआ है, लेकिन ये जो सतह है वो फ्रिक्शन है, इसमें म्यू इक्वल्स टू 0.5 है, ठीक है। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और ये इधर जा रही है। सवाल है कि ये जाकर इसके अंदर घुस जाती है या इस पर चिपक जाती है और दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। तो बताना है कितने दूर में जाकर ये दोनों, मतलब ये दोनों अब एक ही सिस्टम के हो गए, है ना, तो कितने दूर में जाकर ये रुकेंगे, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है ये बताना है आपको, ठीक है। ये सवाल है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए कि क्या यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि क्योंकि ये इस पर जाकर घुसेगा तो नॉर्मल जो इसमें लगाया उसके कारण फ्रिक्शन डेवलप नहीं हो, उसके कारण जो फ्रिक्शन डेवलप इस नॉर्मल के कारण यहाँ का फ्रिक्शन बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा, तो ये फ्रिक्शन हमेशा नॉन इम्पल्सिव रहेगा। तो क्योंकि फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव है इसलिए आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो P इनिशियल बराबर P फाइनल। क्यों ऐसा, क्योंकि फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव है, फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव है, ठीक है ना। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है देखिए ध्यान से, इनिशियल मोमेंटम है mu, फाइनल मोमेंटम क्या है m प्लस mv, दोनों ही साथ चिपक के निकलने लग गए। लेकिन ध्यान रखना ये जस्ट बिफोर कोलिजन और ये जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटी है, मतलब अब ये चलना शुरू कर रहे हैं तब की है, ठीक है। तो फ्रिक्शन आ रहा है, फ्रिक्शन है वहाँ पे, लेकिन ये फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव होने के कारण आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो कितना आया देखिए, तो 500 ग्राम यानी कि 0.5 kg और 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, और ये हो गया 2.5 क्योंकि वो जुड़ गया, इससे डिवाइड हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 0.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये डेसिमल चला गया, ये 10 हो गया, ये v हो गया, ठीक है। तो 25 एक बार में, 25 4 बार में, तो ये कितना आ गया देखिए ध्यान से, 5 और 20, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गई वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करनी है। एक सेकेंड, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, ये 4 है, ये डेसिमल चला गया ना यहाँ से, तो 20 मीटर पर सेकेंड, डेसिमल भी तो जाएगा, है ना, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये 5 बन जाए, ये 5 बन, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से साथ चलने लगेंगे। अब सुनो, बाद में क्या होगा, बाद में ये एक सिस्टम बन चुका है जिसमें m और m दोनों है ना, ये m है और ये m है, ठीक। तो इसको फ्रिक्शन अब लगेगा, फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन के कारण इसको एक रिटार्डेशन मिलेगी, है ना, और इस समय इसकी वेलोसिटी v है और v की वैल्यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो a की वैल्यू आपको मैंने फ्रिक्शन में पढ़ा रखा है कि a की वैल्यू, क्योंकि ये फ्रिक्शन के अंडर है तो आराम से आप म्यू जी लिख सकते हैं, ये इसकी रिटार्डेशन हो गई, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू जी, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन हो गया, और फाइनली वो क्या होगा यहाँ पर, फाइनली 0 हो जाएगी। तो कैसे निकालोगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as से, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 20 का स्क्वायर हो गया, ये -2 इंटू 5 हो गया,
इंटू एस हो गया, ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 20 का स्क्वायर बाई 10, और ये 0 0 कैंसिल, तो 40 मीटर इज द आंसर, ठीक है। तो 40 मीटर में जाकर ये रुक जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो मैंने कराया, इसको करने के बाद आप लोग एक मिसकंसेप्शन डेवलप कर लेते हैं और बच्चे ये आर्ग्यू करते हैं कि सर आप इतना सारा काम क्यों कर रहे हो, मैं सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूँ, है ना। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली जाके वो रुक जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता है, तो वर्क डन केवल और केवल फ्रिक्शन का आ रहा है। तो मैं ये काम कर सकता था कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ग्रेविटी का वर्क डन 0 हो गया, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और mg परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल का भी वर्क डन 0 हो गया, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है, दोनों का वर्क डन 0 हो गया। तो रह गया केवल फ्रिक्शन का वर्क डन, दिस शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आप कर देते हैं फाइनल, ये 0 हो गया, इनिशियल हो गया हाफ mu स्क्वायर, और फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शन का फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे देखना है। तो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा म्यू इंटू एन, और n की वैल्यू किसके बराबर है, दोनों के मास के बराबर है, ठीक है। तो 0.5 इंटू एम प्लस एम हो गया 2.5 इंटू जी, ठीक है। तो ये डेसिमल और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ जाएगा, 25 5 जा 125, दैट इज 12.5 न्यूटन। तो फ्रिक्शन इज 12.5 न्यूटन, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन है, उसको डिस्प्लेसमेंट में रख के सॉल्व करते तो आपको लगता है कि शायद आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्चुअली गलत है। क्यों गलत है ये, तो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल फील दिला दूंगा, मैथमेटिकली बिल्कुल आपको सॉल्व करके बता दूंगा। देखिए इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इतनी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब ये चलने लग गए साथ में तो इतनी है। तो जरा देखते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज कि कितना आ रहा है। देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट कितना है, हाफ mu स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालें तो हाफ इंटू 0.5 इंटू 10 का 100 है ना, तो 100 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो यहां से डेसिमल गया, एक कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 5 जा 5 5 जा 25 25 100 हो गया, 2500 जूल। अब जब साथ में चलने लग गए तो उनकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, बुलेट प्लस मास हाफ m प्लस एम इंटू वी स्क्वायर। तो हाफ m प्लस एम कीजिए तो कितना आएगा, दोनों का मास 2.5 हो गया ये, तो 2.5 इंटू वी स्क्वायर इज अगेन 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये डेसिमल यहाँ से गया, ये 0, ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल, तो 25 2 जा 50 500 जूल। तो फिर काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस हो रहा है। हाँ सर लॉस तो होगा क्योंकि फ्रिक्शन है। तो चलो ठीक है, फ्रिक्शन का जो इसमें लॉस हो रहा है वो फ्रिक्शन का वर्क डन के बराबर होना चाहिए था, वो भी निकाल के देख लेते हैं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है 12.5 और स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आया था 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डेसिमल गया यहाँ से, तो 125 इंटू 4 इज 500 जूल, ठीक है ना। अब समझो इस चीज को कि 500 जूल का फ्रिक्शन का वर्क हो रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस देख रहे हो 2000 जूल का लॉस है, और फ्रिक्शन का वर्क डन 500 जूल है। इसका मतलब एक और एनर्जी है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, और उसी के कारण आप ये वाला काम नहीं कर सकते,
ठीक है, आप अगर चाहो सॉल्व करके देखो तो नहीं आएगा 40 मीटर। तो आंसर ये है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो भी सिस्टम का है वो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है फाइनल के मुकाबले। कब होता था ये चीज? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है ना, तो कोलिजन के दौरान भी तो एनर्जी चला जाएगा, उसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं था, इसीलिए ये काम नहीं कर सकते आप सोच रहे थे कि इसकी इनिशियल एनर्जी कंप्लीट वर्क एनर्जी थ्योरम में मैं लगा दूं, वही मिस्टेक कर दिए, क्योंकि जब इससे कोलाइड करेगा ना तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गई। कैसे? वो दोनों चिपक गए, साथ साथ चलने लग गए। जब साथ साथ चलता है तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस हो जाता है। किसमें? इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, है ना। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, इसीलिए आप डायरेक्ट ये काम नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मिस्टेक जरूर होता है। तो इसको करेंगे कैसे? तो इसको तोड़ तोड़ के करेंगे। कैसे कैसे तोड़ तोड़ के करेंगे? आप मोमेंटम कंजर्वेशन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर करेंगे, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमेशा ही वैलिड होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन इस पे बेस्ड नहीं होगा कि कोलिजन कैसी है। मैंने कहा था लीनियर मोमेंटम हमेशा वैलिड होता है। तो कैसे करोगे? व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच? करेक्ट अप्रोच इज, सबसे पहले आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है और आपको वेलोसिटी निकाल लेना है। कब? दिस इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये हो गई वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। उसके बाद जो भी है आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, उसके बाद लगा सकते हैं। मतलब ये जो मैंने मेथड किया, इसके जगह आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर भी ये डिस्टेंस निकाल सकते थे, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। लेकिन बाद में, कोलिजन के बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे। कोलिजन के पहले और कोलिजन के बहुत देर बाद नहीं लगाओगे, है ना। इनफैक्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा ही नहीं कोलिजन के जस्ट पहले जस्ट बाद, नहीं। क्यों? क्योंकि कोलिजन कैसी है? इनइलास्टिक है। तो इलास्टिक में एनर्जी का तो बहुत लॉस हो जाता है, इसलिए आप कंजर्वेशन एनर्जी जब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन नहीं लगा सकते। आफ्टर कोलिजन आप लगा सकते हो। जैसे कोलिजन हो गया, अब ये साथ साथ चलने लग गए, तो इस जगह से इस जगह तक का आप कोलिजन लगा सकते, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते थे या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते थे। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ जो मैंने फोर्स मेथड लगाया, एक्सेलरेशन निकाला, उसके जगह मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से करके दिखाता हूँ। लेकिन ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो लिखा है मैंने, यही वाला मैं लगाऊंगा, पर ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ से शुरू नहीं हो रही है। कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से शुरू होगी। जब ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ये वाली वेलोसिटी से शुरू होगी और यहाँ आके वो रुक जाएगा। ठीक है, तो अब मैं फ्रिक्शन का वर्क डन इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करने वाला हूँ। लेकिन कब? जब कोलिजन हो चुका है, होने के बाद मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूँ। तो मैं इसी आंसर को निकाल के दिखाता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम से। इसको नोट डाउन करो। तो आइए करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो आपको मैं सिचुएशन एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे बुलेट है m मास का और ये खुद m मास का है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है। अब इसमें फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया और ये फ्रिक्शन लगकर इसको यहाँ जाकर रोक देती है ना। इसकी v डैश 0 है, ठीक, दोनों की, यहाँ पे बुलेट और ये। तो आपको बताना है ये डिस्टेंस कितना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही करेंगे। तो फ्रिक्शन का वर्क डन इज नेगेटिव, तो माइनस म्यू m प्लस m g, फ्रिक्शन हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। फ्रिक्शन मैंने क्या लिखा? म्यू m प्लस m g, ठीक है, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ। अब दोनों का मास आ जाएगा ना v स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, देखो, ठीक है। तो आपको s लिखा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गए, तो s इक्वल्स टू क्या आ गया? v स्क्वायर बाई 2 म्यू g। यहाँ से भी यही आया था, देखो ये g 0 था ना, तो u स्क्वायर बाई 2a, का कितना आंसर है? म्यू g है ना। आ गया आंसर। तो चलो सॉल्व भी कर लेते हैं।
तो v कितना है 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 बाई 2 इंटू म्यू कितना था 0.5 इंटू जी। ये दोनों एक दूसरे को तो कैंसिल कर दिए और 5 2 10 हो गया, ये कैंसिल हो गया तो 40 मीटर, ये देखो 40 मीटर आ गया। तो इसको आप स्किप कर सकते थे, लेकिन कंजर्वेशन कब लगाओगे, बाद में लगाओगे, कोलिजन के जस्ट बाद। ठीक, एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड में कराता हूँ। इस बार स्प्रिंग आएगा, ठीक है, और स्प्रिंग के साथ इसको करना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। इस बार यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है और फ्रिक्शन अभी भी है, ठीक है, सब कुछ वही है, यहाँ पे बस एक स्प्रिंग लगा हुआ है। तो सवाल इस बार ऐसा दिया है कि मैक्सिमम कितना कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है, एक्स मैक्स, ये बताना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो आपको मैंने बता रखा है कभी भी कोलिजन का सवाल आए तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इम्पल्सिव फोर्स है या नहीं। तो इम्पल्सिव फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन और स्प्रिंग दोनों ही नहीं है, दोनों नॉन इम्पल्सिव है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो लीनियर मोमेंटम पहले कंजर्व कर लो। तो आ जाओ, पहली इक्वेशन क्या लिखोगे, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, और ये जस्ट आफ्टर है ना। तो जस्ट बिफोर कितना था mu, और ये नहीं चल रहा था, तो m1u इक्वल्स टू, दोनों एक साथ चिपक गए, m1 प्लस m2 v हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या हो गई, m1u बाय m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो गई v। ठीक, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ तक जब जाता है तो आपको मैंने कहा था कि कोलिजन के बाद ही आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, कोलिजन के पहले एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो या तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो या एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा K इक्वल्स टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, या पहले लिख लो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज डेल्टा U प्लस डेल्टा K। ठीक, तो देखो इसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज आ नहीं रहा, तो केवल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में आएगा हाफ K एक्स मैक्स स्क्वायर। इनिशियल ये नेचुरल लेंथ पर था, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ पर था, तो इनिशियल कितना होगा 0। काइनेटिक एनर्जी में फाइनल हो जाएगा 0 और इनिशियल कितना है हाफ, दोनों सिस्टम हो गया m1 प्लस m2, कितने से जा रहा है, ये v से जा रहा है। ठीक है, तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन का वर्क डन। फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो भी होगी, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगी, तो म्यू m1 प्लस m2 दोनों ही आ गए इंटू जी, ये हो गया फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो माइनस, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा x, यही वाला x मैक्स। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाने सिखा रहा हूँ, वैल्यू फिर तो मैथमेटिक्स से अपना सॉल्व कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बुलेट जब भी हिट करता है तो आपको देखना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे। ठीक, अगर यही चीज़ ऐसा होता इस तरह से और ऐसे बुलेट आ रहा होता ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो अब आप कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, तो आपको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको कराऊंगा आगे कैसे यूज़ करते हैं इम्पल्स मोमेंटम। इस पर एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं आप, ठीक है, फिर करते हैं उसको। तो आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है कि यहाँ पर एक पैन बना हुआ है एक तरह का ऐसे, ठीक है, उसका मास है कैपिटल M और यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है उसकी। ठीक है, यहाँ से h हाइट ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर रहे हैं और सवाल में दिया है कि जैसे ये यहाँ पे जाता है वैसे ही इस पर चिपक जाता है, ये क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, तो दोनों साथ साथ चलने लगते हैं, ये चिपक जाता है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम कितना कंप्रेशन होगी। ठीक है, मैक्सिमम कितना कंप्रेस हो जाएगा, एक्स मैक्स, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैंने डिस्टेंस पूछा है आपसे, यहाँ से कितना डिस्टेंस नीचे जाएगा और यहाँ से कितना नीचे जाएगा। लेकिन जब आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो नेचुरल लेंथ से लिखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, मैंने डिस्टेंस पूछा है यहाँ से, लेकिन ये क्योंकि भारी है तो पहले ही थोड़ा सा दबा हुआ होगा, इस पॉइंट को समझ लो पहले। ये मान लो नेचुरल लेंथ यहाँ पर है, ये क्या है, नेचुरल लेंथ।
तो ये पहले ही x नॉट दूरी मान लो, ये x नॉट है, ये पहले ही x नॉट दबा हुआ है, तो x नॉट की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो k x नॉट इक्वल्स टू कैपिटल mg, तो x नॉट की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल mg बाई k। ये पहली बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब सुन, क्योंकि आप ऊपर से इसको ड्रॉप कर रहे हैं, इस सिस्टम में फोर्स mg पूरे टाइम लग रहा है ना। सवाल समझ में आया, क्या निकालना है, यहां से कितना और नीचे दबेगा, ये सवाल है। x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैं अब अप्रोच कर रहा हूं धीरे धीरे शुरू। तो सबसे पहले सिस्टम में क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, और इसका भी mg लग रहा है। जैसे ही ये इसको कोलाइड करेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी आएगा। अब स्प्रिंग फोर्स और mg दोनों ही नॉन इंपल्सिव होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही नॉन इंपल्सिव होते हैं। तो अगर दोनों नॉन इंपल्सिव है तब तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होगा। तो यही चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा था कि अब सिस्टम में देखेंगे तो mg फोर्स लग रहा है, फिर जब ये कोलाइड करेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि नेट फोर्स तो जीरो है ही नहीं, तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं होगी। यही मिस्टेक होगा, क्योंकि ये नॉन इंपल्सिव है, इसीलिए आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो नॉन इंपल्सिव में मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले काम क्या करनी है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करनी है। ठीक है, तो h हाइट से जब इसको ड्रॉप करते हो तो यहाँ पे कोलाइड होने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट पहले की वेलोसिटी होगी, यहाँ पे जस्ट पहले u की वैल्यू क्या होगी, √2gh होगी ना। तो u इज इक्वल टू √2gh। ठीक है, अब मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। तो इनिशियल कितना है, mu। ठीक है, फाइनल क्या होगा, m प्लस m, दोनों ही चिपक गए हैं इंटू v। तो साथ साथ दोनों जाने लग गए। कितने से जाने लग गए, v। अब यहां से आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो कोलिजन के पहले नहीं लगाना कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे, फिर इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के साथ इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल ले लेंगे, वही मिस्टेक होता है आपसे। ठीक है, आप ये काम नहीं कर सकते। आपको यहां से यहां तक पहले पहुंचाना है, फिर इन दोनों में कोलिजन होगी तो पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा आपको, फिर बाद में करना है। तो चलो, तो ये कितना आ जाएगा, m√2gh बाई m प्लस m इक्वल्स टू v। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना, कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो कोलिजन के बाद की कहानी क्या हो गई, ये v से जा रहा है और कितने दूर पहुंचेगा, तो आपको यहां से दूरी लेनी पड़ेगी जब आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो। ठीक है, तो चलो, तो एक रेफरेंस ले लेते हैं ताकि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ले सकें। तो मैं इसको रेफरेंस ले लेता हूँ, इसको मैंने ले लिया रेफरेंस। ठीक, तो u इनिशियल, क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल। ठीक है, अच्छा, मैंने ये फाइनल पोजीशन लिया है, ये फाइनल है, और ये वाली लाइन क्या है, इनिशियल है। ठीक है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अच्छा, और रेफरेंस मैंने कहाँ ले रखा है, तो इसको ले रखे हैं रेफरेंस, ये रेफरेंस हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब ये इसके ऊपर है ना, दोनों ही ऊपर है, m भी ऊपर है, स्मॉल m भी ऊपर है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी m प्लस m दोनों की इंटू g इंटू h। कितना हाइट ऊपर है यहाँ से, x ऊपर है, xm। ठीक है, इतना ऊपर है। क्या इनिशियली स्प्रिंग दबा हुआ था, बिल्कुल दबा हुआ था। कितना दबा हुआ था, x0। तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो हाफ k x0 स्क्वायर। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, इस वेलोसिटी से जा रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर। अब फाइनल क्या होगा, तो फाइनली ये पहुंच चुका है यहाँ पर, इस जगह पर, तो रेफरेंस जहां लिए थे वहां पहुंच गया। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गया, लेकिन स्प्रिंग दब चुका है। कितना दब चुका है,
एक्स मैक्स प्लस एक्स नॉट, दोनों लेंथ से वो दब चुका है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स मैक्स का होल स्क्वायर। समझ आया? क्योंकि कंप्लीट आपको नेचुरल लेंथ से लेना होता है डिस्टेंस, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन में जाएगा तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 हो गए, इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और यहाँ से एक्स मैक्स निकाल लेना है। तो देखिए ध्यान से, √2gh एक्स नॉट mg/k, ये हो गया, ये सारी बातें आपको पता हैं, ये पता है, ये भी पता है, m और g सब कुछ गिवन था, तो ये भी पता है। तो एक्स नॉट पता है, v पता है, एक्स नॉट पता है, v पता है, एक्स नॉट पता है, तो केवल एक्स मैक्स अननोन हो गया, इसको आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इसको कंसेप्चुअली बिल्कुल बढ़िया से समझना है। क्या करना है, पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन करना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन कोलिजन के बाद करना है, कोलिजन के पहले और अंत में नहीं कर सकते आप। कोलिजन हो गया, अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सारे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब इम्पल्सिव के तरफ बढ़ते हैं। अब अगर इम्पल्सिव केस होगा तो कैसे करेंगे, जैसे इसमें तो आप लीनियर मोमेंटम लगा दिए, नॉन इम्पल्सिव फोर्स था, अब इम्पल्सिव फोर्स में दूंगा आपको, और उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।